आज हम मॉडल पेपर 10 सॉल्व करेंगे। पहले मैथ। पहला क्वेश्चन है कि रूट 729 प्लस रूट 676 बटे रूट 600 क्या हो जाएगा 625 माइनस रूट 576। अब ये है 27 का क्यूब, कितना है 27 का स्क्वायर, तो ये बाहर निकल आएगा तब हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा जो है 27 का स्क्वायर यानी कि 27 बाहर निकल आएगा प्लस 676 का हो जाएगा 26 बटे 625 का हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी 25 माइनस ये किसका 24 का, तो 24 हो जाएगा। 27 प्लस 26 हो जाएगा 53, 25 में से 24 गया 1 यानी कि 53 आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 5:3 है, उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे ये इसको मान लो R1 बराबर 5x और इसको R2 मान लो 3x। अब प्रश्न में कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, तो त्रिज्याओं के अनुपात उनकी परिधियों, परिधि का फार्मूला क्या होता है, सर्किल का मतलब वृत्त का परिधि होता है 2πr और यहाँ पे दो परिधि है तो हो जाएगा 2πr1 बटे 2πr2। अब यहाँ पे क्या करोगे कि बराबर कर दो C1/C2, मतलब दो त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्तों की त्रिज्याओं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कट जाएगा, पाई कट जाएगा। R1 का वैल्यू कितना है 5x, R2 3x इज इक्वल टू हो जाएगा C1/C2। अब यहाँ पे एक्स हट जाएगा तो C1 रेशियो C2 बराबर क्या हो जाएगा 5:3, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है किसी शंकु का आयतन क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त, ये अर्ध लिखा है, ठीक, एक कह रहा अर्धवृत्त द्वारा अंतरित कोण होता है, तो अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 डिग्री बराबर समकोण होता है। फिर देखो कह रहा है कि 19 डिग्री का मान है, तो आप यहाँ मान लो a डिग्री का इसका मान होता है 1, तो इसीलिए 19 डिग्री का मान भी 1 हो जाएगा, ठीक, तो ये ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला है कि यदि किसी वर्ग के एक विकर्ण की माप 4√2 है सेंटीमीटर, तो वर्ग की परिमाप क्या हो जाएगा। वर्ग का परिमाप पहले यहाँ देख लीजिए, एक मान लीजिए वर्ग है और यहाँ पे इसको मान लीजिए A B C D और ये इसका विकर्ण हो जाएगा स्मॉल d मान लीजिए, और ये भुजाएं समान होंगी और यहाँ पे विकर्ण d बराबर कितना दिया है 4√2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम d स्क्वायर बराबर यहाँ निकालें तो d स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये d है, ठीक, d स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर यानी कि d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर। d स्क्वायर का मान, जो d का मान इतना दिया है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16, यहाँ हो जाएगा 4 चौक, पहले लिख लीजिए 4√2 का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, 4 चौक 16 गुणे 2 बराबर 2a स्क्वायर, 2 से कट जाएगा, a स्क्वायर का मान 16 तो a बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 चौक 16 होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 5वें का
मतलब छठे का पांचवा हो जाएगा। कहाँ है ये? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उसमें 4 सेंटीमीटर नहीं दिया है। और नहीं 4 नहीं, इधर हो जाएगा 4। और इसमें पूछा है तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4a। तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 16। तो 16 किसी में नहीं दिया है, तो इसीलिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5th। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन कौन सी नहीं है? ये थर्ड वाला नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो 125 होता है वो 5 का क्यूब होता है इतना, और 512 जो है वो 8 का क्यूब होता है, और 125 जो होता है ये 5 का क्यूब होता है। ठीक, इसीलिए जो है ये वाला थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको जब करोगे 5 का क्यूब इंटू 5 इंटू 2, तो इसीलिए। और अगर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रख दीजिए, कितना दिया है, पाई आर स्क्वायर बराबर, इसके बराबर दिया है 154 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक, अब आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 154 गुणे 7/22। अब यहाँ से जब आप कट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी, आर स्क्वायर बराबर, जब इसको कट करोगे इससे तब आ जाएगा जो है 49। तो यहाँ पे हो जाएगा 49, और आर बराबर हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता है वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक, तो 2 इंटू पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7, और गुणे आर की वैल्यू कितनी आई है, 7, ये 7 है। ठीक है, तो यहाँ 7 कट जाएगा, 22 दूना 44, तो 44 सेंटीमीटर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 10 यानी कि कौन कौन से हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अब इन सबको जोड़ के कितने से डिवाइड कर दोगे, 10 से। तो ऊपर जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 55 बटे का कितना, 10। तो 1 0 हटाओगे तो यहाँ जाएगा 5.5। तो किस ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड में, तो इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। अगला है किस खाते पर बैंक ब्याज नहीं देती। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, चालू खाते में बैंक कोई भी ब्याज प्रदान नहीं करता है। अगला है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 105, 120 तथा 75 हैं, इसके चौथे कोण का मान क्या होगा। तो मान लो कि चौथा कोण, देखो माना चौथा कोण कितना हो जाएगा, x डिग्री। तो यहाँ पे चारों कोणों, अगर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पे देखो कितना दिया है, ऐसे कर दीजिए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल टू, चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ कोण A बराबर कितना दिया है, 105। ठीक, प्लस कोण B का मान कितना दिया है, 120, और कोण C का मान कितना दिया है, 75, प्लस कोण D को मान लो आप क्या माने हो, x डिग्री। तो x डिग्री बराबर 360। तो यहाँ पे
x डिग्री बराबर निकालोगे, ये टोटल जोड़ोगे तो हो जाएगा 300। तो 360 डिग्री माइनस 300, तो x डिग्री का मान कितना हो जाएगा 60। तो चौथा कोण कौन हो जाएगा 60, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला है कह रहा है x² माइनस 6x प्लस 8 के गुणनखंड होंगे। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे कितना दिया है x² माइनस 6x प्लस 8। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे कि इसको लिख लीजिए x², इसको 8 छक 48, यानी कि ऐसा गुणनखंड या बनाओ इसका कि ये मल्टीप्लाई करने पर 48 आए और जोड़ने घटाने पर 6 आए। तो यहाँ पे क्या कर दोगे x² माइनस का यहाँ 4x और माइनस का 2x। ठीक, नहीं मतलब ऐसा गुणनखंड कर रहा हो कि गुणा करने पर 8 आए, ठीक, और जोड़ने या घटाने पर 6 आए। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 4x माइनस 2x, ठीक, और प्लस का क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पे क्या करोगे x कॉमन ले लो तो x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लो तो x माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या x माइनस का 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस का 4। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जो है ये थर्ड वाला x माइनस 4 आ रहा है, x माइनस 2। अगला क्वेश्चन, अगला हो जाएगा ये वाला। कह रहा है कि हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है। तो हानि प्रतिशत होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यहाँ पे CP होना चाहिए, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा क्रय मूल्य होगा। अगला है कि यदि एक बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम त्रिज्या निकालें तो ये व्यास दिया है तो त्रिज्या व्यास की आधी यानी 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ बेलन की ऊंचाई तो सब कुछ दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे निकालोगे 2π का मान 22/7 गुणे r का मान 5 इंटू h का मान कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, तो 21। अब इसको कट कर दीजिए, 7 त्रिक 21, 22 दूना 44, 44 और 5 15, तो 44 15 हम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। अगला है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत अगर देखा जाए, विपरीत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कह रहा है कि बारंबारता में इस वाले चिन्ह किस संख्या को प्रदर्शित करता है। तो देखो इसको ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4, और ये जो ये वाली संख्या है इसको भी गिनेंगे तो 5, टोटल 5 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कह रहा है कि समीकरण 5x माइनस 7/3x इक्वल टू 2 का हल है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ईजी है। 5x माइनस 7/3x इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 7 इक्वल टू 3 3 दूनी 6x हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस का 5x इक्वल टू का माइनस 7, तो x बराबर माइनस का 7, इसीलिए इसमें आंसर दिया नहीं है, तो इसलिए फिफ्थ जो है क्या हो जाएगा, इसमें से एक फिफ्थ ऑप्शन होना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं, यही वाला सही हो जाएगा। ठीक, पांचवा ऑप्शन। फिर अगला है
कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा की केंद्र से दूरी होगी। देखो एक वृत्त बनाइए जो कहा है, इसमें कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा, मान लो ये हो जाएगा, ये केंद्र मान लो, ठीक है। और यहाँ से इसको मान लो ए, इसको बी, इसको सी, और ये टोटल कितनी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक। और अगर हम इसको देखें, ये 8 है तो ये 4 हो जाएगी और ये भी 4 हो जाएगी। अब इसमें अगर हम ए सी ओ लें, ठीक, ए सी ओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी ओ, इसको कर्ण निकाल लो, ठीक है, ओ सी निकाल लो। तो ओ सी निकालने के लिए ये 4 है, ठीक, ये 4 है और ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट रूल होता है 5 4 3 का, तो इसका 3 सेंटीमीटर आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस अलमारी का अंकित मूल्य क्या होगा जो 8% बट्टा देने के बाद 4048 रुपये बेची जाती है। तो देखो यहाँ पे पहले मान लो मानव वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। कितना अंकित मूल्य जो है 100 रुपये है, ठीक। अब देखो प्रश्न में कह रहा है उस अलमारी का अंकित मूल्य क्या होगा जो 8% बट्टा देने पर, तो x माइनस एक्स का कितना 8% यानी 8/100 बट्टा देने के बाद जो है 4048 बचता है, मतलब बेचा जाता, तो 4048। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, कट कर दीजिए। ये देखो 8 से कट करो तो कितना हो जाएगा, पहले 4 से कट करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ठीक। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, अगर इसको सॉल्व करोगे, ठीक, तो यहाँ आ जाएगा कितना, अब इसको 25, देखो 25x माइनस 2x और बट्टे का कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा 25। जब इसको टोटल सॉल्व करोगे यहाँ पे तो x बराबर हो जाएगा 40 48 800, ठीक, बटे आ जाएगा 92। अब जिसको इससे काटोगे तो आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 4440, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका 5वां, इसमें से कोई नहीं। अगला है कह रहा है कि x रेशियो 4 मतलब कह रहा है इतना है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर कितना है 4400, सही है। फिर इसके बाद देखो ये वाला हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो दिया है ये इतना, इसको हम करेंगे x/4, ठीक है। इसको इससे कर दो, बराबर क्या हो जाएगा 5/2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी कितना 10 आ जाएगा, 2 से कट करो, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो 10 हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 10। अगला है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आती है। तो यहाँ पे 234 में से -37 करोगे तो आ जाएगा 197। 197 में से -37 करोगे तो 160 हो जाएगा। 160 में से जब 37 करोगे तो आ जाएगा कितना 123। ऐसे ही यहाँ से 123 में से 37 करोगे माइनस तो 86, और इसमें से -37 करोगे तो आ जाएगा 49। तो इसीलिए यहाँ 123 आंसर सही हो जाएगा, ठीक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 5वां, इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि cos x बराबर -3/5 और x जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो sin x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले आप मान लीजिए, मान लो इसको a, इसको b, इसको c, और कह रहा है cos थीटा बराबर क्या होगा sin थीटा बराबर लंबा टेकट, cos का बराबर हो जाएगा
साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है और कास का कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे दिया है ना -3/5, तो cos x बराबर दिया है क्या -3/5 और बताया है x तृतीय पद में है, तो x तृतीय पद में है तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 5 दिया है और यहाँ 3, और जब ये लंब निकालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट का 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि 25 में से 9 गया कितना बचा 16, और 16 का बाहर निकालोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो साइन x बराबर निकालोगे क्या हो जाएगा, साइन x बराबर हो जाएगा कितना लंब बटे कितना हो जाएगा कर्ण, तो 4/5, तो और माइनस में होगा क्योंकि वो तृतीय चतुर्थांश में है, क्या करा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो इसलिए 4 बटे -4/5 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कौन सा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 2401 छात्र, पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों में, देखो कह रहा है एक विद्यालय में इतने छात्र हैं, कह रहा पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे कतार की संख्या तो इसी का रूट कर दीजिए, तो अगर हम 2400, ये किसका स्क्वायर है, ये है 49 का स्क्वायर, ठीक, तो ये 49 का स्क्वायर और रूट से बाहर आएगा तो 49 हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा 49 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी वृत्त में 60 डिग्री का केंद्र कोण 35 सेंटीमीटर लंबे चाप को प्रतिच्छेदित करता है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे चाप की लंबाई दी है कितना 35 सेंटीमीटर, और चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है 2πr × थीटा अपान कितना होता है 360 डिग्री, और बराबर कितना दिया है 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, देखिए 2 × पाई × यहाँ पे r × थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60/360 बराबर 35, ठीक। अब देखो 0 0 कट गया, छक्का हो 36, 6 हो गया और 2 3 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर r बराबर निकालोगे तो r बराबर हो जाएगा 35 गुणे का 3 और बटे का पाई। अब यहाँ पे r बराबर इतना हो गया, अब यहाँ पे 35 दिया कितना होता है 105 बटे का पाई सेंटीमीटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए तो फर्स्ट में आ रहा है 105 बटे पाई सेंटीमीटर, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच निर्मित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होगा। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे, ठीक, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसीलिए ऑप्शन कौन से हो जाएगा थर्ड वाला, ये देखो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर, ठीक, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में, कह रहा है इस जो है इसको कह रहा है इसके रूप में लिखा जाता है, तो कह रहा है उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखेंगे। तो देखो अगर यहाँ पे देखो इसको पूरा लिख लो, ये जो लिखा है यहाँ से यहाँ तक इसको लिखो, तो लिखा क्या है SPECTROSCOPY, ये पूरा एक ही वर्ड है, ठीक, इतना और इतना एक ही वर्ड है, तो इसको लिख लो। और फिर इसके बाद में कह रहा है इसको इस तरह लिखा जाता है, किस तरह, देखो ESPRCTCOSYOP इतने के रूप में लिखा जाता है। तो देखो यहाँ यस है, ठीक है, तो यहाँ भी यस है,
और यहाँ पे ई है थर्ड पे, तो इधर भी ई है। और फिर देखो पी इधर है तो पी इधर है, ठीक। अब देखो सी इधर है तो सी इधर है, और फिर इसके बाद में टी इधर है तो इधर टी है, और इधर आर है तो ये आर इधर चला जाएगा, ठीक। ओ का फिर ऐसे करो, ओ इधर आ गया। फिर सी यहाँ है तो सी यहाँ है, फिर इसके बाद में यस यहाँ है तो यस यहाँ है। फिर ओ यहाँ है तो ओ यहाँ है। फिर देखो पी भी इधर और वाई इधर, ठीक। तो ऐसे ही इसको बनाओ जो ये दिया है, ठीक। तो इसको अगर बनाओगे तो इसको मिटा दें आप। अब देखो ये इतना दिया है, इसको लिखना है, ठीक। देखो अब इसको बनाओ। यहाँ ई है तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, देखो एक सेकंड, देखो यहाँ पे ई है तो सेकंड पे होना चाहिए ई, ठीक। और फिर यहाँ पे टी है तो टी इधर होना चाहिए, ठीक, टी इधर होना चाहिए। और फिर ये एक्स है तो इधर एक्स होना चाहिए, ठीक। अब देखो फिर यहाँ पे क्या है, आर बचा। अब आर को ले लो, यहाँ पे आर होना चाहिए, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। और ये बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक। ऐसे इसको लो, ए का यहाँ ए होना चाहिए, और जी का यहाँ पे जी होना चाहिए, और ए यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक। ऐसे ही एन का एन यहाँ पे होना चाहिए, जेड यहाँ पे होना चाहिए, और ये इधर होना चाहिए। अब देखो बन रहा है यहाँ पे, पहले टी ई एक्स बी आर ए, तो ये कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, ये देखो इसी में मिल रहा है, टी ई एक्स बी आर ए। फिर इसके बाद में बी आर ए के बाद में क्या हो जाएगा, ए जी, तो ए जी हो गया। फिर ए एन जी जेड, ए एन जेड, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा उसकी माँ, एक लड़का कोई है, कौन लड़का, मान लो कह रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि उसकी माँ का भाई, उसका कोई भाई है, ठीक है। उसकी कह रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा उसकी माँ, इसकी कोई माँ है, ठीक है। इसकी माँ का भाई, कोई इसका भाई है, भाई मेरी माँ के, मान लो इसकी कोई माँ है सुरेश, ठीक है, सुरेश की माँ। कह रहा है मेरी माँ के पिता, तो इनके मान लो कोई पिता हैं, ठीक। पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक, इकलौता पुत्र है। मतलब क्या हुआ कि सुरेश के माँ के पिता, यानी कि सुरेश के नाना हुआ, ठीक। और सुरेश के नाना का इकलौता पुत्र सुरेश का मामा हुआ, और सुरेश का मामा उस लड़के की माँ का भाई है। तब क्या हो जाएगा, लड़के की माँ जो होती है वो सुरेश की मौसी हुई, ठीक। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 का कौन सा हो जाएगा, मौसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, मौसी या मामी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति अन्य से असंगत है। तो इधर देख लीजिए, ये, ठीक, देख लो इन चारों में कौन सी असंगत है, तो इसको देख लीजिए। अगर यहाँ पे हम बात करें तो अगर हम आकृति यहाँ फर्स्ट देखें, ठीक है, फर्स्ट नहीं, यहाँ पे थर्ड वाली देख ली पहले। देखो थर्ड आकृति जो है, इसमें जो है तीन आकृति जो है, तीन, देखो सब में आपको सेम मिलेगा, लेकिन इसमें से अगर आप देखेंगे तो तीन आकृतियों से ये जो है भिन्न है, ठीक। देखो ये सेम है, ये सेम, देखो है कि नहीं, एकदम एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, लेकिन इसमें देखो एकदम सेम आपको नहीं मिलेगा। देख लो, ध्यान से देखो, ठीक। देखो इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये, और यहाँ पे ये वाला देखो, ये सादा है और इसमें एक लाइन खींची हुई है, ठीक। इस और सब में देखो, इसमें भी, अरे क्या नाम है, नहीं खींची, इसमें भी नहीं खींची, लेकिन ये सबसे भिन्न है क्योंकि इसमें एक लाइन इसमें भी खींचा गया है, इसीलिए ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो जाएगा, आकृति फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है
कि उस विकल्प का चयन करिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा। तो देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ 34 है, तो अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, 6 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो 6 स्क्वायर माइनस 2, तो 6 का होगा 36 माइनस 2 यानी कि 34 मिल जाएगा। ठीक, 36 माइनस 2 34। ऐसे ही यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दे, 8 8 64, 64 माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 62। ऐसे ही यहाँ पे अगर करोगे 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 2 करोगे तो 79। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला। अगला है, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जो है 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। कह रही इसकी नोक जो है 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। पाई का मान दिया है कि यहाँ पे पाई जो है 22/7 नहीं लेना, 3.14 लिया जाएगा। तो देखो मिनट की सुई की लंबाई अगर देखा जाए, लंबाई मतलब त्रिज्या ही तो हो गया, तो इसका आर बराबर कितना हो जाएगा 1.5 जो है 5 हो जाएगा, सेंटीमीटर दिया है। फिर देखो कह रहा 40 मिनट में, कह रहा 40 मिनट में मिनट की सुई द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, इसका फार्मूला क्या होता है 360/60। ठीक, और कितना दिया है 40 मिनट, तो यहाँ पे गुणे हो जाएगा 40। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 0 कट गया, 6 का होगा 36, 6 6 चौक 24 यानी कि 240 आ जाएगा। अब कह रहा है मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी, तो इसका फार्मूला क्या होता है 2πr/360 और गुणे कितना आया है 240, तो 240 हो जाएगा। अब इसको कट करो, 0 0 कट गया, और यहाँ पे 6 चौक 24 और 6 का होगा 36। अब ये देखो 2 दूनी 4, 2 तेज 6। ठीक, अब यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो टोटल आ जाएगा, कितना आ जाएगा मान, यहाँ पे मान आ जाएगा कितना, यहाँ 2 गुणे 22/7 हो जाएगा। ठीक, 22/7 नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, इसको हटाओ। देखो फिर से इसको हटा दो, फिर से देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, इसको कट ना करो अभी, पहले सिंपल सा लगा लो। देखो यहाँ पे फिर से देख लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना दिया है यहाँ पे 1.5, और हम बताएं कि 40 मिनट में जो है मिनट की सुई द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण का फार्मूला कितना होता है 360/60 और गुणे का हो जाएगा 40। अब यहाँ से जब कट करोगे इसको, इससे तो कितना आया था 240 निकल के आया था। अब मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 2πr/360 और गुणे का 240। ठीक, तो 0 0 कट जाएगा, और यहाँ से 6 का होगा 36 और 6 चौक 24, 2 दूनी 4, 2 तेज 6, तो यहाँ पे 2πr गुणे 2/3 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व कर लोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 6 का होगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, देखो 6 चौक 24 और 6 का होगा 36, 6 हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4, 2 तेज 6, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 दूनी 4, 4πr/3 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुणे इसका 3.14 मान हो जाएगा, और गुणे यहाँ पे जो है r की वैल्यू 1.5 और बटे 3 हो जाएगा। ठीक, अब जब इसको आप कट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। ठीक, इसका आंसर यानी कि थर्ड वाला सही हो जाएगा, 6.28 सेंटीमीटर। आप लोग कर लीजिएगा। यदि एक कूट भाषा है, यदि एक विशेष कूट भाषा में जो है मोना को 132 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में क्रूड को क्या लिखा जाएगा। तो देखो मोना, मोना यम का होता है 13, ओ का होता है 15, देखो ये होता है 13, इसका मान कितना होता है 13, यम का स्थानीय मान क्या होता है 13, और ओ का 15 और ए का 1, यन का होता है 14, यन का 14
और ए का होता है 1, और इन सब को जोड़ोगे 13 + 15 + 1 + 14 + 1, तभी आ जाएगा 44। ठीक, 44 हो जाएगा। और 44 को तो अगर यहाँ पे 44 और 44 को अगर आप 3 से गुणा करोगे, ठीक, तो आ जाएगा 132। 44 को 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 132। ठीक, और यहाँ 132 लिखा है। ऐसे ही क्रूड को करो। सी का कितना हो जाएगा, एक सेकंड, देखो सी का होता है 3 और आर का होता है 18 और ओ का होता है 15, इसको भी 15 और इसका होता है 4। इन सबको जोड़ दो, 3 + 18 + 15 + 15 + 4, तो ये हो जाएगा 55। और 55 को जब 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 165। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट 165 सही हो जाएगा। अगला है, कह रहा है इसमें दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनें जिसका संबंध दक्षिण अफ्रीका से उसी प्रकार का है जिस प्रकार से पर्शियन का संबंध ईरान से है। तो देखो इसको अगर आपको पता है कि जिस प्रकार ईरान की आधिकारिक भाषा पर्शियन है, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक भाषा क्या हो जाएगी, अंग्रेजी। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब थर्ड। अगला है जो है 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये इधर क्वेश्चन है, उस अलमारी का अंकित मूल्य क्या होगा जो 8% बट्टा देने पर 4048 रुपये में बेची जाती है। तो इसमें से कह रहा है, ये क्या हुआ, ये है 33 क्वेश्चन। मैं दोबारा दूसरा पेज पलट ली थी, सॉरी। देखिए, वस्तुओं L, Z, A, M और P को सोमवार से जो है क्या कह रहा है कि देखो सोमवार से, ठीक है, सोमवार से शुक्रवार तक 5 क्रमागत दिनों में BCD शोरूम में भेजा गया। वस्तुओं Z और P को क्रमागत तीनों में से नहीं भेजा जा सकता। वस्तुओं L और Z को एक दिन के अंतराल के साथ भेजा जाना है। M और P को क्रमागत दिनों में नहीं भेजा जा सकता है। L को सोमवार को भेजा जाना है। किस वस्तु को मंगलवार को भेजा जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे पता है आपको, ये सोमवार हो जाएगा, ठीक, ये मंगलवार, ये बुधवार, और यहाँ पे कर दो गुरुवार और शुक्रवार। ठीक है, कह रहा है कि वस्तुओं L, Z, A, M और P को सोमवार से शुक्रवार तक 5 क्रमागत दिनों में BCD शोरूम में भेजा जाना है। कह रहा है वस्तुओं Z और P को क्रमागत दिनों में नहीं भेजा जा सकता, मतलब दोनों एक साथ नहीं होंगे, Z और P। तो अगर Z और P साथ में नहीं होंगे तो Z को यहाँ रख दो और P को यहाँ रख दो। ठीक, अब कह रहा है वस्तुओं L, Z को एक दिन के अंतराल के साथ भेजा जाना है। L और Z अंतराल, मतलब यहाँ पे Z है तो यहाँ पे L कर दो। ठीक, तभी तो होगा। फिर कह रहा है कि M और P को क्रमागत दिनों में नहीं भेजा जाएगा। M और P को, तो M और P यहाँ है, P यहाँ है, तो M यानी कि यहाँ होना चाहिए। ठीक, तभी तो होगा, दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। P और M को क्रमागत दिन में नहीं भेजा जा सकता है। ठीक, अब कह रहा है L को सोमवार को भेजा जाना है। L को सोमवार, तो L सोमवार के नीचे ही हो जाएगा, सही है। अब बचा क्या, ये देखो L भी हो गया, M भी हो गया, Z भी हो गया, P। अब बचा क्या है, A, तो A यहाँ लिख दो, काम खत्म। ठीक, L को सोमवार को नहीं भेजना। कह रहा है किस वस्तु को मंगलवार, तो मंगलवार में कौन है, M, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मंगलवार का, M। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस आरेख में A, B और C के बीच के संबंध को दर्शाया गया है, जहां A का अर्थ है पत्तियों का रंग, B का अर्थ है पीले रंग की चीज़ें, C का अर्थ है हरे रंग की चीज़ें। तो पहले फिगर देख लो। पहले इस वाले क्वेश्चन में देखो एक चीज़, इसमें क्या है, M और जो P है, M और P, ठीक, M और P ये जो है क्रमागत दिन में नहीं भेजे जा सकते। M को मंगलवार को और A को जो है
गुरुवार को भेजा जा सकता है, ठीक, भेजा जाएगा। तो इसमें क्या है, इसको क्वेश्चन 34 देख लो, ये चित्र दिया है, ठीक। अगर हम इसको ध्यानपूर्वक देखें यहाँ पे तो कह रहा है ए क्या कहा है, ये है पत्तियों का रंग। क्या है, पत्तियों का रंग, पत्तियों का रंग, ठीक। और बी को क्या बोला है, बी को बोला है पीले रंग की चीज़ें। सी है हरे रंग की चीज़ें, ठीक। अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें इसमें कह रहा है हरे रंग की चीज़ें, तो इसमें से कह रहा है कि इसमें से सबसे अच्छा संबंध कह रहा है, ठीक है। देखो कह रहा है, फिर से पढ़ो, ए बी और सी के बीच के संबंध को दर्शाएगा। कह रहा है ए का अर्थ है पत्तियों के रंग, बी का अर्थ है पीले रंग की चीज़ें और सी का अर्थ है हरे रंग की चीज़ें, ठीक है। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो थर्ड वाला। देखो इसको अगर हम बी को, ठीक, बी को मान लें पीले रंग का चीज़ और यहाँ पे ए को मान ले अगर, क्या, ए का क्या दिया है, पत्तियों का रंग, यानी कि पत्तियों का रंग हरा और पीला भी होता है, ठीक। और सी अगर मान ले ये हरे रंग की चीज़ें, तो ये ए दोनों में हो जाएगा ना, क्योंकि पत्ती का रंग जो होता है वो पीला और हरा दोनों होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आ सकता है। यहाँ है 24, ठीक है, 24, यहाँ पे 70। देखो 24 में अगर हम 3 से गुणा करा देंगे तो कितना, 24 से 3 से गुणा कराओगे और फिर गुणा करा के आप जो है -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक। क्योंकि गुणा करा के देखो 24 को 3 से गुणा कराओ, 3 चौक 12, 2, 3 चौक 12 के 2, 1, 3 दूनी 6, 1, 7, 72 हो गया। और 72 में से 2 घटाओ, तो 2 घटा दोगे तो 70 आ जाएगा ना, तो 70 आ जाएगा। 3 से गुणा करा के 2 माइनस कर दो, ठीक। देखो यहाँ पे अब फिर से देखो, इसमें 208 में क्या करोगे, 70 में गुणे 2, 3 करोगे और -2, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ से 622 आ जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कूट भाषा में लेटर को जो है इतने के रूप में लिखा जाता है। कह रहा है विकल्प में दिए गए किस शब्द को उस कूट भाषा में इतने के मतलब इतना लिखा जाएगा। तो देखो इसका अगर हम सवाल लगाएं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो यम है, ठीक, यम में -1 करोगे तो हो जाएगा यल, ठीक। ऐसे ही जी में अगर हम -2 करेंगे तो हो जाएगा ई, ठीक। ऐसे ही एक एक माइनस करते बढ़ाते चले जाओ। यहाँ पे डब्ल्यू में -3 करोगे तो टी, और यक्स में -4 करोगे तो टी हो जाएगा। जे में -5 करोगे तो ई हो जाएगा, और यक्स में -6 करोगे तो आर हो जाएगा। अब ऐसे ही इसको लिखना है, तो आई में -1 करोगे तो यहाँ हो जाएगा एच, सी में -2 करोगे तो ए, एन में -3 करोगे तो के, वाई में -4 करोगे तो यू, यस में -5 करोगे तो एन, जे में -6 करोगे तो ए हो जाएगा। इसलिए HAKUNA हो जाएगा, ठीक। ये कौन से ऑप्शन में है, इसमें देखो HA ये किसी भी ऑप्शन में पूरा नहीं दिया है, इसलिए 5th वाला सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ABCDEF और G 2 किशोर लड़कियों, 2 शिशुओं और 3 वृद्ध व्यक्तियों के नाम हैं। कह रहा है BF और E वृद्ध व्यक्ति नहीं है। तो इसको पढ़ो, इसको बनाओ अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एक बना लो, ठीक है। एक जो है तालिका बना लो। देखो इसमें लिख लो पहले इनका सबका पूरा वो लिख लो। देखो इसमें लिख लो ए, ठीक, इसमें लिख लो बी, और इसमें लिख लो सी, इसमें लिख लो डी, और इसमें लिख लो ई, इसमें लिख लो एफ, और इसमें जी। अब देखो इसमें पहले यहाँ पे कर लो किशोर लड़कियाँ, ठीक, ये हैं किशोर गर्ल्स, ठीक, यहाँ पे किशोर गर्ल्स कर दो। अब यहाँ पे कर दो क्या, शिशु। फिर इसके बाद में वृद्ध कर दो। अब इसमें जो कह रहा है वो करते जाओ, ठीक है। देखो कह रहा है कि इसमें कह रहा है ए बी सी डी ई एफ और जी 2 किशोर लड़कियों और 2 शिशुओं, कह रहा है 2 किशोर लड़कियों, 2 शिशुओं और 3 वृद्ध व्यक्तियों के नाम है, ठीक। तो फिर देखो 3 वृद्ध यानी कि टोटल हो गए। फिर कह रहा है बी एफ और ई वृद्ध व्यक्ति नहीं है, बी एफ ई जो है वृद्ध व्यक्ति नहीं है। तो क्या हो जाएंगे, व्यक्ति नहीं है, यानी कि किसको बोला, बी एफ ई, बी एफ और ई, तो बी एफ ई, तो बी ये नहीं है, बी वृद्ध नहीं है, ठीक, बी और क्या हो जाएगा एफ यानी कि ये, और फिर एफ के बाद में कौन सा ई, ये एफ और ये दोनों, ठीक है, नहीं है। अब देखो कह रहा है कि ए एफ सी किशोर लड़कियां नहीं है, ए एफ सी किशोर लड़कियां नहीं है, तो ए एफ और सी किशोर लड़कियां नहीं हैं। फिर कह रहा है कि जी एक वृद्ध व्यक्ति है, जी क्या है, वृद्ध व्यक्ति है, ठीक, जी एक वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है। फिर कह रहा है डी एक शिशु है, डी क्या है, डी एक शिशु है, डी एक शिशु है, ठीक। अब यहाँ से डी एक शिशु है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी 2 किशोर लड़कियाँ हैं। तो देखो अगर इस टेबल को हम ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ देखो 3 वृद्ध व्यक्ति हैं, इसलिए वृद्ध व्यक्ति कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ए हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा, जो है जी हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक, ये ए और ए, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि चूंकि 2 शिशु हैं इसीलिए शिशु कौन हो जाएंगे, डी एफ, जो है कौन से, डी और एफ। किशोर लड़कियों की संख्या 2 है, ठीक, और किशोर लड़कियां कौन सी हो जाएंगी, बी और ई, ठीक। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, बी और ई। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए आरेख में वृत्त मुक्केबाजों को निरूपित करता है, वर्ग दार्शनिकों को निरूपित करता है, और तीर जो है व्यावसायिक महिलाओं को निरूपित करता है। तो इसमें देखो के को क्या कहा है, दार्शनिक, ठीक। फिर देखो ये ओ को मुक्केबाजी, मुक्केबाज, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है व्यवसायी महिलाएं, ठीक। इतना दिया है। अब इससे देखो जो बोला है वो करो। कह रहा है कि निरूपित करता है, फिर आगे कोई क्वेश्चन देख दिया है। हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से उन मुक्केबाजों को निरूपित करता है जो पुरुष नहीं है। तो इसमें से देखो जो पुरुष नहीं है कह रहा है, ठीक, क्या नहीं है, जो पुरुष नहीं है। कौन सा अक्षर उन मुक्केबाजों को निरूपित करता है जो पुरुष नहीं है।
तो इसमें अगर इसको ध्यान पूर्वक देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो अगर इसमें से देखा जाए तो ये पूरा इतना दार्शनिक हो गया। और अगर ये बेन आरो को ध्यान से देखो तो जो यन है, ठीक, ये वाला यन, ये जो है कि ये वैसा जो है मुक्केबाज जो पुरुष नहीं है, तो हो जाएगा कौन सा, यन। क्योंकि ये देखो ये है व्यवसायी महिलाएं, ये है पूरा मुक्केबाज, ठीक, और ये इतना कितने हैं जो है दार्शनिक, तो इसमें से यन आंसर हो जाएगा। 38 का जो है कितना हो जाएगा, यन फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, तो देख लीजिए, एक सेकेंड, कह रहा प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे के दिया है, यहाँ पे के दिया है, ठीक है, के में -2 करोगे तब हो जाएगा यम, क्या हो जाएगा, यम। ऐसे ही यम हो गया, और यम में -2 करोगे तब सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो के में -2 करोगे तब हो जाएगा यम, ठीक, और यम में -2 करोगे तो हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी। यम में -2 करोगे तो सी, और सी में -2 करोगे तो हो जाएगा क्या, क्यू, ठीक, क्यू हो जाएगा। और क्यू में -2 करोगे तब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। देखो सेकंड वाला पहले लेके चलो, ये देखो ए में जो है ये गलत लग रहा है, ठीक है, एक बार फिर से देखो, -2 नहीं करना पड़ेगा। देखो सेकंड वाले को पहले ले चलो, अगर ए में प्लस का 2 करो, ठीक, प्लस का 2 करो तो हो जाएगा क्या, सी आ जाएगा, ठीक। और सी में +2 करो तो ई हो जाएगा, सी में +2 करो तो ई हो जाएगा, और ई में +2 करो तो जी हो जाएगा, और जी में +2 करो तो हो जाएगा आई, तो इसीलिए यहाँ पे आई, ये का स्थान छोड़ दो, अभी छोड़े हैं उसको। ऐसे बी को, बी में +2 करोगे तो डी हो जाएगा, डी में +2 करोगे तो यफ हो जाएगा, यफ में +2 करोगे तो एच हो जाएगा, एच में +2 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल के क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, जे। ऐसे ही फोर्थ वाले को लेकर चलो, एल में +2 करोगे तो एन हो जाएगा, एन में +2 करोगे पी, पी में +2 करोगे आर, आर में +2 करोगे तो क्या हो जाएगा, टी। ऐसे ही फर्स्ट वाले ऑप्शन को ले चलो, देखो के में +2 करोगे तब हो जाएगा यम, यम में +2 करोगे तो हो जाएगा सी, यहाँ पे सी होना चाहिए, ठीक, तभी सही होगा, सी। और सी देखो तो यहाँ पे +2 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू, और क्यू में +2 करोगे तो हो जाएगा यस, यानी कि SIJT, क्या हो जाएगा, SIJT, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे कह रहा है नीचे सूचीबद्ध किए गए अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है, कह रहा असंगत का चयन कीजिए। तो देखो यहाँ डी है, डी का है 4, और एफ का कितना होता है 6, तो 4 और 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा 10, ठीक, 10 हो जाएगा। और ऐसे सी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे जी, सी का होता है 3 और जी का होता है 7, तो 7 3 10। तो अगला जो है ए का होता है 1 और आई का होता है 9, तो 9 1 10। तो ऐसे बी इसको करोगे, बी का होता है 2, ओ का होता है 15, तो 15 और 2 करोगे तो ये 17 हो जाएगा। तो इसीलिए ये 10 को डिफाइन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए असंगत कौन सा हो जाएगा, बी ओ। इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड बी ओ। फिर अगला 41 नंबर का क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये पोर्शन शुरू हो जाएगा कौन सा, ये देखो, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। तो देखो 41 नंबर, देखिए यहाँ पे मेरा घर ऐसी जगह पे है कि इतना डिस्टर्बेंस होती है, अगर आप लोग पढ़ पाइए तो पढ़िए, नहीं तो फिर टाइम नहीं है इसलिए वीडियो बना रहे, नहीं तो रात में बनाते।
क्योंकि देखो देखो 41 नंबर का क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में कितने प्रतिशत हो गया। तो देखो अगर हम बात करें तो इसमें से सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, कितना था पहले 11.3 और फिर जो है बढ़कर कितना हो गया 15.3। मतलब अगर देखा जाए, देखो जो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर मात्र 11.3% था, जो वर्तमान में बढ़कर 15.3% हो गया है। ठीक, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन का थोड़ा सा और देखें ये वाला, तो इसमें जो है राज्य सरकार की ने कहा, मतलब आशा व्यक्त की थी कि उच्च दर से बढ़ रही शहरी अर्थव्यवस्था को देखते हुए अगले दशक में बिहार में शहरीकरण का स्तर उच्च होगा। ठीक, और वर्ष 2011 में बिहार में देश की कुल शहरी आबादी का केवल 3.1% था। ठीक, तो ये हो जाएगा। इसको देखो, इसमें कह रहा है बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो इसमें से जो फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, कहाँ गया, कहाँ गया, एक सेकंड, ये वाला उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि जो पायराइट होता है, देखो रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है और जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। देखो पायराइट अयस्क के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। कुल पायराइट अयस्क उत्पादन का लगभग 95% बिहार से आता है। बिहार में यह मुख्य रूप से रोहतास जिले के सोनघाटी क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए कथन फर्स्ट सही हो जाएगा। और चूना पत्थर सीमेंट उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भारी कच्चे माल में से एक है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ जो है मुंगेर तथा रोहतास जिलों में पाया जाता है। ठीक, इसलिए कथन सेकंड भी सही हो जाएगा। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के अनुसार जमुई जिले में लगभग जो है 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार है, जिसमें से 37.6 टन खनिज अयस्क शामिल है, इसलिए थर्ड भी सही है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा, थर्ड 43 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष होता है मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक, देखो प्रकाश वर्ष दूरी का मापक होता है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, कि तरुणों में बहुत अधिक और वृद्धों में बहुत कम होती है। ठीक, जैसे कि प्रोटीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी आवश्यकता बढ़ने के साथ शरीर को अधिक होती है। विभिन्न शोधों में पाया गया है कि प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धों में कम व तरुणों में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो देखो इसका सेकंड हो जाएगा मिलिंद पन्ह। मिलिंद पन्ह एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसको मिनांडर नामक शासक ने लिखा था। मिनांडर द्वारा लिखित मिलिंद पन्ह ग्रंथ मौर्य काल की जानकारी देता है। भारतीय इतिहास के व्यापारिक मार्गों की कोई जानकारी मिलिंद पन्ह नहीं देता। मिनांडर जो था, मिनांडर वो बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्ह में नागसेन एवं मिनांडर की बृहद दार्शनिक वार्ताओं का संकलन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा, गुप्त वंश। देखो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, जिसमें सर्वाधिक दानी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय एवं कुमारगुप्त थे। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो इसमें से देखो जो है आपको पता है कि एसिटिक अम्ल जो होता है, ठीक, वो सिरका हो जाएगा। ठीक,
और लैक्टिक जो होता है, लैक्टिक अम्ल, ये दूध में हो जाएगा। फिर ये है ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल जो है ये मक्खन में पाया जाता है। ठीक, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल किस में हो जाएगा, ये मक्खन में हो जाएगा। और साइट्रिक नींबू में। ठीक, तो इसीलिए ए का थर्ड यानी कि ये सेकंड वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, ए का थर्ड। और फिर बी का यहाँ 4, बी का 4, और सी का क्या दिया है, सी का 1, तो सी का 1 और डी का 2। अगला है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई, तो ये हो जाएगा जो है उत्तर वैदिक काल में। देखो, उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। 4 वर्ण कौन कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था वर्ण आधारित न होकर जाति आधारित हो गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। ठीक, क्योंकि विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। ठीक, इस विटामिन का प्रमुख स्रोत गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक व लाभदायक दोनों है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पृथ्वी पर पेड़ पौधों द्वारा किया जाता है तथा ऑक्सीजन विमुक्त किया जाता है, जो मानव जीवन हेतु प्राण वायु है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पृथ्वी के सतह द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का अवशोषण कर ग्रह को शीत ग्रह बनने से रोकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि के कारण वैश्विक तापन की समस्या गंभीर हो रही है, अतः इस रूप में यह मानव जीवन के लिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो है, तो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में स्थित एक झील है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से, और सिंधु नदी जो है इस झील के मानसरोवर जो है सानो रत्याबाब हिमनद से, तथा ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से निकलती। अगला क्वेश्चन है 52 की जल से बाहर निकाल ली जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि जो है वे श्वास नहीं ले पाती हैं। जल मछली गलफड़ों के द्वारा जल योजन का कार्य करती हैं। जब मछली को जल से बाहर निकाला जाता है तो वे श्वास नहीं ले पाती और मर जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, तो ये जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात झारखंड के रांची में स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं, तो ये 20। मनुष्य के जीवन काल में कुल 20 दांत 2 बार निकलते हैं। ये 20 दांत शैशवावस्था के होते हैं। इन्हें दूध के दांत यानी कि मिल्की टूथ कहते हैं। वयस्कावस्था में निकले दांत अस्थायी दांत कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। देखो, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, जिसके द्वारा भारी जल में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, जिसमें 0.014% साधारण जल होता है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा CaSO4 ½ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 का होल ट्वाइज इंटू H2O, या इसको हम लिख सकते हैं CaSO4 ½ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है वो हड्डियों, मूर्तियों, खिलौनों आदि के निर्माण में किया जाता है। अगला है निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, तो ये हो जाएगा रांची।
रांची छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र खनिज संपन्न होने के कारण भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो ये होता है एसिटिक अम्ल। सिरका में 6 से 8% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये स्वाद में खट्टा होता है। इसका उपयोग अचार बनाने में किया जाता है। फिर है कि कौन महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जबकि एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो ये है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब को सहायता करना है। अंत्योदय कार्यक्रम जो है ये 2000 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। फिर है निम्नलिखित में कौन एक पतन नगर नहीं है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? ये कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये पतन नगर नहीं है, बाकी टोक्यो और न्यूयॉर्क है। अगला है बिहार का एकमात्र जिला जहां गांजा का उत्पादन होता है, तो ये हो जाएगा बेगूसराय। बिहार में बेगूसराय एकमात्र जिला है जहां गांजा का उत्पादन होता है। बेगूसराय मध्य बिहार में स्थित जिला है। फिर है निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन होगा? तो ये हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति सामान्य विधेयकों के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है तथा उनकी अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। अगला है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद 167। देखो, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का यह दायित्व है कि वह राज्य के राज्यपाल को विधायी कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराए। संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का प्रावधान है। अनुच्छेद 164 के तहत अन्य मंत्रियों के बारे में उपबंध किए गए हैं, जबकि अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता के बारे में उपबंध है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित जो है सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला है भारत में संसद मिलकर निर्मित होता है। तो ये मिलकर निर्मित होता है, ये है राष्ट्रपति। देखो, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर निर्मित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है। तो 67 का कौन सा हो जाएगा? पांचवा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका एक सेकंड, इसका हो जाएगा कौन सा? छाछठ का पहला राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति भी, और जो है ये वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ये मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति भी, राज्यसभा भी, लोकसभा भी। तो 66 का पहला यानी कि तीनों सही हो जाएंगे। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई? तो ये हो जाएगा पांचवा हो जाएगा, पांचवा। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अगर देखें मूलभूत ढांचे वाला, तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था।
केशवानंद भारती बाद में जो है गठित 13 सदस्यीय संविधान पीठ अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ है। इसमें 7 से 6 के बहुमत में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया था। सर्वोच्च न्यायालय का यह मानना था कि संसद ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे का अतिक्रमण करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं बताया कि कौन कौन से संवैधानिक लक्षण मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आते हैं। न्यायालय ने कहा कि आगे के निर्णयों में परिस्थिति जन्य स्थितियों में इसे स्पष्ट किया जाता रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है। तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 10वीं अनुसूची में। दल बदल विरोधी कानूनों को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय संविधान के 52वें संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में समाहित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? देखो, जो फ़खरुद्दीन है, एक सेकेंड, फ़खरुद्दीन ये जो है इसका फर्स्ट हो जाएगा 1969। इसका क्या हो जाएगा? फ़खरुद्दीन का हो जाएगा, ये नहीं होगा, फ़खरुद्दीन का हो जाएगा 1974 से 1977, तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन। फिर एन संजीवा रेड्डी जो हो जाएंगे 1977 से 82, ये हो जाएगा, ठीक है, 1977 से 82। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका 1967 से 69, 1967 से 69, ठीक। फिर बीबी गिरी जो है 1969 से 1974, ये हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जो है देखो ए का 2, ठीक। देखो फ़खरुद्दीन का 1974 से 1977, ठीक। और एन संजीवा रेड्डी का क्या दिया? 1977 से 1982। तो इसमें से ए का 2 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। फिर बी का 3, तो बी का 3 इसमें आ रहा है। फिर सी का 4, तो सी का 4 इसमें, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। तो ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य के राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण करवाया जाता है। फिर जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, तो ये निवेश बैंक का, जीवन बीमा निगम एक निवेश बैंक का उदाहरण है। बैंक कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यवसायिक बैंक, विकास बैंक, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक आदि। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हो जाएगा ये वाला नहीं होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखा संबंधी सारे प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके बाद राष्ट्रपति इसे संसद के सम्मुख रखवाता है। आपको बता दें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें से भारत के राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 123। जो है संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से जानवर को खेती बाड़ी के लिए पाला जाएगा। तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बैल। देखो खेती बाड़ी के लिए पालने योग्य पशु है वो है बैल। बैल जो है भार
वाही पशु भी है, बैल जो है नपुंसक लिंगी पशु है। और निर्देशानुसार अगर देखें तो ये चलने वाला पशु बैल से जो है खेत जुताई और हलवाही होता है, तो इसलिए जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला है खो खो, कबड्डी, स्टापू आदि किस प्रकार के खेलों के उदाहरण हैं, तो ये हो जाएगा स्थानीय खेल। खो खो, कबड्डी एवं स्टापू आदि जो है स्थानीय खेल के उदाहरण हैं। स्थानीय खेल जैसे गांव समाज में खेले जाने वाले मनोरंजक खेल होते हैं जिनकी एक सुदीर्घ परंपराएं मिलती हैं। अगला है कि वायु में नाइट्रेट की अधिकता होने से कौन सा रोग होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा ब्लू बेबी रोग। जो है ब्लू बेबी रोग वायु में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। इसमें शिशु के जन्मोपरांत त्वचा के नीले पड़ने एवं पतली होती जाती है। इससे प्रभावित अंग जो है वो है नाक, आँख एवं कान की त्वचा है। अगला है कह रहा है लैक्टोमीटर का प्रयोग आमतौर पर किसका घनत्व मापने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन दूध हो जाएगा। ठीक, देखो जो है अगर हम इसको देखें तो लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व एवं शुद्धता मापते हैं। दूध के प्रोटीन को लैक्टिन और दूध जो दुग्ध वसा लैक्टेशन कहलाता है, इसलिए लैक्टोमीटर सार्थक एवं व्युत्पत्ति परक नाम है। अगला है कि किसकी कमी से शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम की कमी से। फिर अगला है कि रिएक्टर एवं मर्केली मापदंड को आप किसके साथ जोड़ेंगे, तो ये भूकंप। देखो रिएक्टर पैमाने से भूकंप जो है मापते हैं और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से निर्धारित होती है। बड़े पैमाने पर भूमि के अंदरूनी हिस्सों में शक्तिशाली तरंग जनित कंपन जो है भूकंप के कारण बनते हैं, जो सामान्य एवं विध्वंसक प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोर्ट ब्लेयर को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये हो जाएगा पोर्ट कॉर्नवालिस। देखो पोर्ट ब्लेयर द्वीप जो है वो ब्रिटिश पीरियड में कॉर्नवालिस आइसलैंड के नाम से जाना जाता था। पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार का पोर्ट टाउन और कैपिटल टाउन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त 1973 के लिए जाना जाता है। फिर है आयुर्वेद का कौन सा भाग मानसिक विकारों के बारे में बताता है तथा इलाज की चर्चा करता है, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन भूत विद्या। देखो भूत विद्या पंच महाभूतों पर आधारित आयुर्वेदिक चिकित्सा की विधि या विद्या है। अग्नि, वायु, जल, मिट्टी, आकाश ये 5 महाभूत माने गए हैं जिनमें चिकित्सा विशेषकर प्राकृतिक चिकित्सा का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला है कि निम्नलिखित में से आर्थिक दृष्टि से कौन सा वृक्ष महत्वपूर्ण है, तो ये है सेकंड हो जाएगा महोगनी। महोगनी पेड़ सदाबहार वन में मिलते हैं। सदाबहार वन की लकड़ियाँ आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। इनका इस्तेमाल इमारती एवं सामानों के निर्माण में खासकर होता है। रोडवुड महोगनी प्रकार की ही ऐसी एक अन्य लकड़ी है। अगला क्वेश्चन है हुसैन सागर झील अचानक एक जीव की वृद्धि से नष्ट हो गई, इस जीव का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा जो है जलकुंभी। देखो जलकुंभी से जलीय नाइट्रोजन की तीव्र गति से हानि होती है, इसी कारण झीलों का गुणवत्ता प्रभावित होती एवं क्या हो जाएगा पतन हो रहा है। हुसैन सागर झील अहमदाबाद सिकंदराबाद के बीच अवस्थित है, जो संकटग्रस्त स्थिति में गुजर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये हो जाएगा पहला मुद्रा की मात्रा। देखो मूल स्थिरता, बचत दर और संसाधनों का उपयोग आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मात्र मुद्रा की मात्रा पर आर्थिक विकास निर्भर नहीं होता है, मुद्रा की मात्रा अन्य तथ्यों पर निर्भर करती है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। देखो भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल जो है उसके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक का होता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। फिर है कि 2011
की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये हो जाएगा 51.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल 61.80% था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2% तथा महिला साक्षरता दर 51.5% था। फिर है पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायत से संबंधित प्रावधान जो है वो 243 अनुच्छेद ग इसके अंतर्गत किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित हो। अनुच्छेद 243 खा जो फर्स्ट है उसमें प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के तहत पंचायतों का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 243 खा 2 के अंतर्गत ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वह मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं करेंगे। अतः क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ठीक है। फिर अगला है अगला है 88 कह रहा है कि बिहार में ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये हो जाएंगे विद्यापति। देखो हरित क्रांति 1965 में भारतीय कृषि में उच्च उपज देने वाली किस्म जो है HYEV बीजों की पहली शुरुआत के साथ शुरू हुई। इस योजना का जोर ज़्यादातर खाद्यान्न फसल जैसे गेहूँ। देखो अगर हम इसकी बात करें 88 वाला देख लीजिए, इसमें इनको नहीं मिला था, इनको मिला था। ठीक है। देखो ये जो है सेकंड रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। ठीक। देखो रामधारी सिंह दिनकर जो थे इनको उनकी कृति एक थी, कृति का नाम था उर्वशी, तो वही इनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ सम्मान दिया गया। फिर हम अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म करने पर पानी मुक्त करते हैं और क्रिस्टल का रंग हल्के हरे से सफ़ेद में बदल जाता है? तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। गर्म करने पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल पानी खो देते हैं और निर्जल फेरस सल्फेट FeSO4 बनता है, तो उसका रंग हल्के रंग से सफ़ेद में बदल जाता है। आगे गर्म करने पर निर्जल फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनाने के लिए विघटित हो जाता है, तो उत्सर्जित गैस से गंधक के जलने जैसी गंध आती है। इस प्रतिक्रिया में एकल अभिकारक यानी कि FeSO4 3 अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए विघटित होता है, इसलिए अभिक्रिया एक अपघटन अभिक्रिया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कौन से ज़िले की सीमा नेपाल के साथ नहीं मिलती है? तो ये थर्ड हो जाएगा गोपालगंज। बिहार के 7 जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज की मात्रा जो किशनगंज की सीमा, तो किशनगंज की सीमा नेपाल से मिलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 थी? तो ये हो जाएगा पंजाब। जो है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे अधिक यानी कि 14.7% है, जबकि पंजाब में अनुसूचित जनजाति 0 है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब राज्य में देश के सभी राज्यों में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। फिर है भारत की पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बॉम्बे से जो है फर्स्ट हो जाएगा थाड़े के बीच बिछाई गई, मतलब थाड़े तक बिछाई गई। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन जो है बोरी बंदर यानी कि बॉम्बे और थाड़े के बीच 34 किलोमीटर 21 मील की दूरी पर चली।
लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से 1856 ईस्वी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। ये जो है साहिब सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा संचालित किया गया था, जिसमें 13 बोगियां थी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा खनन। जब आर्थिक गतिविधि मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर निर्भर करती है तो वह गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र में खनन और उत्खनन, मुर्गी पालन, मछली पालन, पशुपालन, कृषि और वानिकी शामिल है। फिर अगला अगर इसमें देखें तो फिर इसके बाद में कौन सा 94 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा पहला हाई यील्डिंग वेराइटीज़ प्रोग्राम। इसमें क्या है, हरित क्रांति जो है 1965 में भारतीय कृषि में उच्च उपज देने वाली किस्म जो है HYEVB जो कि पहली शुरुआत के साथ शुरू हुई। इस योजना का जोर ज़्यादातर खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं और चावल पर था। इसे बेहतर और कुशल सिंचाई और फसल को बढ़ावा देने के लिए उर्वरकों के सही उपयोग के साथ जोड़ा गया था। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। फिर अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी कि भारत में स्थित है? तो ये हो जाएगा थर्ड हो जाएगा रोपड़। अगर हम बात करें बनवाली, तो बनवाली जो है वो हरियाणा में पड़ता है और वालू यानी कि कैथल ये हरियाणा में है और कोट डीजी जो है वो पाकिस्तान में और रोपड़ पंजाब में पड़ता है। ठीक, अगला प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध। ठीक, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी। ठीक, अगर हम बात करें सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बना एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। 4 भारतीय राज्य जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान बांध से पानी और बिजली की आपूर्ति प्राप्त करते हैं। फिर है इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? दूसरा जर्मनी। देखो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। परिषद में 15 सदस्य हैं जिनमें 5 अस्थायी देश चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन। इसमें 10 अल्पकालिक सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता का समर्थक था? तो इसमें एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक, एनी बेसेंट एक ब्रिटिश समाजवादी थियोसोफिस्ट, महिला अधिकार कार्यकर्ता और आयरिश और भारतीय स्वशासन दोनों की प्रबल समर्थक थी। एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो ये कोचीन हो जाएगा। कोचीन बंदरगाह केरल में अरब सागर, लक्षद्वीप सागर एवं हिंद महासागर समुद्री मार्ग पर एक प्रमुख बंदरगाह है। यह भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो यह हो जाएगा बंगलौर। देखो, कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर के निर्माण में प्रयुक्त सिलिकॉन चिप्स के कारण बंगलौर को सिलिकॉन घाटी कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। फिर अगला है बाह्य आघातों के विरुद्ध मुद्रा आपूर्ति को स्थिर करने के लिए मुद्रा बाजार में किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप को क्या कहा जाता है?
तो ये हो जाएगा अवरुद्धता कहा जाता है। अवरुद्धता मतलब स्टेरलाइजेशन, मौद्रिक कार्य प्रणाली, यानी कि अवरुद्धता जो है वो मौद्रिक कार्य प्रणाली का एक रूप है जिसमें एक केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति पर पूंजी के प्रवाह और बहिर्वाह के प्रभाव को सीमित करना चाहता है। अवरुद्धता में अक्सर केंद्रीय बैंक द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री शामिल होती है और इसे विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप के प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDF द्वारा वर्ष जो है 1990 में प्रकाशित की गई थी। मानव विकास रिपोर्ट HDR एक सांख्यिकीय उपकरण है जिसका उपयोग किसी देश की सामाजिक और आर्थिक आयामों में समग्र उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। किसी देश के सामाजिक और आर्थिक आयाम लोगों के स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा प्राप्ति के स्तर और उनके जीवन स्तर पर आधारित होते हैं। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में HDI विकसित किया जिसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा देश के विकास को मापने के लिए किया जाता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी को निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अहिंसक आंदोलन चलाया। अगला है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा जो हो जाएगा एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। जो है ब्रिटेन में बने उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार इसलिए प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। फिर है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को कौन से शहर में और कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो इसमें क्या हो जाएगा, पूना, आज नाम क्या है पुणे से। तो 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल, पूना यानी वर्तमान पुणे में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक प्रकाशित किया गया। हरिजन जो है अंग्रेजी 1933 से 1948, हरिजन बंधु गुजराती भाषा तथा हरिजन सेवक हिंदी भाषा में प्रकाशित किया गया। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर का, कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से हो जाएगा थर्ड, कि समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। गांधी जी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादी में एक मार्क्सवादी थे। गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी थे जो समाजवादी मूल्य में विश्वास रखते हुए भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को महत्व देते थे। वे मार्क्सवाद की तरह राज्य विहीन समाज की परिकल्पना करते थे। हालांकि गांधी जी की अराजकता व्यक्ति के नैतिक मूल्यों से अनुप्राणित थी। अगला है कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? M.K. गांधी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी थे। आपको बता दें कि गांधी जी की गोपाल कृष्ण गोखले का अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले कांग्रेस के नरम दल से संबंधित थे। फिर अगला है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक, वह USA में जो है मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। गांधी जी जो है गांधीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित विचार USA के संदर्भ में नहीं जो है क्या हो जाएगा, नहीं था। उनके समस्त विचार भारतीय अर्थव्यवस्था पर केंद्रित थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से कौन सा किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? पहला, व्यावसायिक संरचना जो है जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अपरिष्कृत जन्म दर यानी कि CBR को किसी विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। संशोधित मृत्यु दर CDR किसी विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक स्थान पर होने वाली मौतों की संख्या है। प्रवास विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले लोगों की संख्या है। फिर है, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? तो हो जाएगा थर्ड, स्वर्णगिरी। मौर्य समाज की दक्षिणी सीमा में स्वर्णगिरी में सोने की खानें थीं और इसलिए यह साम्राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। फिर अगला है, किस पंचवर्षीय योजना को क्या है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था? तो ये हो जाएगा 7वीं। देखो, 7वीं योजना खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि में तेजी लाने, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर बल देती है। इसकी अवधि जो है 1985 से 1990 तक राजीव गांधी के नेतृत्व में थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है? तो ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा 5th ऑप्शन, इसमें से कोई नहीं। अगर देखें तो जो इसमें विकल्प में दिया हो इसमें से कोई नहीं होगा। जो है अगर देखें तो ये वाला कार्यक्रम जो है वो महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, तो अगला देखें, इसमें है राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन ऐसी विशिष्ट उपलब्धि नहीं है जिससे कि महिला सशक्तिकरण को अप्रत्यक्ष रूप में निम्न के साथ समान बताया जाए? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? रणनीतिक चयन। अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रक्रियाओं में रणनीतिक चयन ऐसी विशिष्ट उपलब्धि नहीं है जिससे कि महिला सशक्तिकरण को अप्रत्यक्ष रूप से निम्न के साथ जो है समान बताया जाए। फिर है, अगला क्वेश्चन है, वही जानवर जो सिर्फ जल में रहते हैं और विचरण करते हैं? तो ये हो जाएगा जलचर। जलचर जीव जंतु में जो है जलचर जीव जंतु जल में विचरण करते हैं। चर का अर्थ होता है चलना विचरना। इसी तरह स्थलचर जीव भी होते हैं जैसे कुत्ता, और जल स्थल में विचरण करने वाले उभयचर होते हैं जैसे मेढक। फिर है, ध्वनि एक तरह मानव से जोड़ती है, वहीं ध्वनि एक स्तर के बाद प्रदूषण बन जाती है, वो स्तर क्या है? तो ये हो जाएगा 80 डेसिबल। सामान्य एवं श्रवण योग्य ध्वनि जो होती है वो 40 से 60 डेसिबल तक होती है। अगर हम 80 डेसिबल वाली ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। ध्वनि प्रदूषण से मन, मस्तिष्क, हृदय प्रभावित होते हैं। सूखा तथा भूखमरी की स्थिति में किस जड़ को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है? तो ये हो जाएगा कसावा। कसावा को गरीबों का भोजन माना जाता है, इसलिए सूखा और भूखमरी की स्थिति में कसावा के जड़ों का इस्तेमाल भोजन के तौर पर किया जाता है। फिर अगला है, हमारा शरीर कौन से विटामिन को सबसे अधिक तीव्रता से बनाता है? तो ये हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य प्रकाश से प्राप्त होता है। सूर्योदय के उपरांत एवं सूर्योदयकालीन प्रकाश विटामिन डी का जो है समृद्ध स्रोत माना गया है। विटामिन डी से हड्डियों की मजबूती मिलती है और तन मन ऊर्जावान एवं कांतिमय बन जाता है। अगला है कि वो एक ऐसा उत्सव जब देश यानी कि भारत भर में पौधे लगातार लिखना चाहिए कि लगातार लिखा है, वन लगाने का काम किया जाता है। तो ये हो जाएगा वन महोत्सव। वन महोत्सव वन रोपण का उत्सव है। वन महोत्सव का जो शुरुआत है वो
के एम मुंशी ने 1952 ईस्वी में किया था। वृक्षारोपण, पौधारोपण एवं जो है पुनर्वन रोपण वन महोत्सव की प्राथमिक क्रियाएं हैं। फिर है कि गमले में लगे 2 पौधों को यदि खुले स्थान पर रखा जाए जहां धूप एवं हवा बराबर मात्रा में पौधे को मिले, तब एक पौधा 2 दिन के बाद बिल्कुल स्वस्थ रहे तथा दूसरा मुरझा जाए तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण क्या हो जाएगा? सेकंड, उसे समय पर पानी ना मिला हो। देखो, समुचित धूप यानी कि प्रकाश और हवा के बावजूद यदि समय अनुसार पानी नहीं मिले तो भी पौधे मुरझा जाएंगे। जैसे गमले में लगे दोनों पौधों को खुले स्थान पर धूप एवं हवा में रखा तो गया, किंतु पानी के अभाव में वे मुरझा गए। फिर अगला है और लास्ट क्वेश्चन कि जब भाप को ठंडा पानी मतलब करा जब भाप को ठंडा करने पर वो फिर पानी में परिवर्तित हो जाती है तब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? संघनन। जल वाष्प को ठंडा कर जल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है या कंडेंसेशन कहते हैं। जल वाष्प की बूंदें संघनित होकर जल बूंद बन जाती हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।